नमस्कार। आज हम एक कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है कि कैसे एक समाज जो काफी खुला था, घुमंतु था, वो धीरे धीरे एक बंधी हुई एक कठोर व्यवस्था में बदल गया। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें ले जाते हैं भारतीय इतिहास के वैदिक काल में, मतलब लगभग 1500 से 600 ईसा पूर्व। और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये भारत की सामाजिक बनावट की नींव की कहानी है। बिल्कुल सही कहा। और इस कहानी को समझने की जो चाबी है वो है इसे दो हिस्सों में देखना। पहला प्रारंभिक वैदिक काल, जिसे हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। इन दोनों के बीच का जो फर्क है वही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प, सबसे हैरान करने वाला मोड़ है। ये एक ही समाज के दो बिल्कुल अलग चेहरे देखने जैसा है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। वैदिक नाम ही वेद से आया है। इन ग्रंथों को इस दौर की बुनियाद माना जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं थीं, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वेद का मतलब ही है ज्ञान। ये उस दौर के एक तरह से विश्वकोश थे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन्हें लिखा नहीं गया था, इन्हें श्रुति कहते थे, मतलब सुना हुआ ज्ञान। हजारों साल तक इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ सुनकर और याद रखकर जिंदा रखा गया। और यहीं हमें पहला सुराग मिलता है। सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद वो प्रारंभिक काल में रचा गया, जबकि बाकी तीनों वेद बाद के दौर में आए। एक दौर का एक ग्रंथ और दूसरे दौर के तीन। ये हमें बताता है कि बाद का दौर में समाज में कितने बड़े बदलाव हो रहे थे कि उन्हें दर्ज करने के लिए नए ग्रंथों की जरूरत पड़ गई। मतलब ग्रंथों का ये बंटवारा ही समाज के बंटवारे का आईना है। और इन लोगों की उत्पत्ति को लेकर भी तो काफी बहस है ना? स्रोतों में वो मध्य एशिया से आने वाला सिद्धांत है, जिसका सबूत तुर्की के एक शिलालेख से मिलता है। हाँ, बोगास कोई शिलालेख जहां इंद्र और वरुण जैसे ऋग्वेदिक देवताओं का जिक्र है। ये एक बहुत मजबूत सिद्धांत है, लेकिन इतिहास कभी इतना सीधा नहीं होता। बाल गंगाधर तिलक जैसे विद्वानों ने एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश किया अपनी किताब द आर्कटिक होम इन द वेदास में। वो आर्यों का मूल घर आर्कटिक क्षेत्रों को मानते थे। हमारा मकसद यहाँ किसी एक सिद्धांत को सही ठहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इतिहास की पहेली को अलग अलग नजरियों से कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए हमें उस दुनिया में ले चलिए। अगर हम टाइम मशीन में बैठकर 1500 ईसा पूर्व में पहुंच जाएं, तो हमें क्या दिखेगा? ये प्रारंभिक वैदिक काल के लोग कैसे रहते थे? सबसे पहली चीज जो आपको दिखेगी वो है गति। ये एक अर्ध घुमंतु पशुपालक समाज था। लोग स्थायी गांवों में नहीं बल्कि कबीलों में रहते थे, जिन्हें जन कहा जाता था। उनका सबसे बड़ा धन जमीन नहीं थी, उनके मवेशी थे, खासकर गाय। ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है, मतलब जिसे मारा न जा सके। वो सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वो एक स्टेटस सिंबल थी। और इसीलिए शायद लड़ाइयां भी गायों के लिए ही होती थीं। मैंने गविष्ठी शब्द के बारे में पढ़ा है, जिसका मतलब ही है गायों की खोज या उनके लिए युद्ध। बिल्कुल। उनकी पूरी अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताना बाना वो गाय के इर्द गिर्द ही घूमता था। लेकिन जो बात आज हमें सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उस समाज का खुलापन। वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी। ऋग्वेद का एक सूक्त कहता है, मैं एक कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी मां पत्थर की चक्की चलाती हैं। एक ही परिवार में अलग अलग पेशे के लोग। आपका काम आपकी पहचान थी, आपका जन्म नहीं। एक मिनट, आप कह रही हैं कि 3000 साल पहले एक ऐसी व्यवस्था थी जहां आपका पेशा आपकी जाति तय नहीं करता था? और महिलाओं की स्थिति के बारे में क्या? यही तो और भी चौंकाने वाली बात है। महिलाओं की स्थिति काफी सम्मानजनक थी। उन्हें शिक्षा का अधिकार था, वो यज्ञों में भाग लेती थी, और सबसे बड़ी बात, उन्हें सभा और समिति जैसी राजनीतिक सभाओं में बोलने का हक था। उस दौर में बाल विवाह नहीं होता था और नियोग प्रथा के तहत विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति भी थी। ये तो आज के कई समाजों से ज्यादा प्रगतिशील लगता है। लेकिन ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, क्या ये उतना ही शांत समाज था? लगातार गविष्ठीय युद्ध का मतलब तो यही हुआ कि जीवन काफी अस्थिर और हिंसक भी रहा होगा। बहुत अच्छा सवाल है। ये कोई शांतिपूर्ण यूटोपिया नहीं था, बिल्कुल नहीं। ऋग्वेद में दशराग्य युद्ध यानी 10 राजाओं के युद्ध का जिक्र है, जो भरत जनजाति के राजा सुदास और 10 दूसरे कबीलों के बीच परुष्णी यानी आज की रावी नदी के किनारे लड़ा गया। तो जीवन निश्चित रूप से कठिन और संघर्षपूर्ण था। राजा होता था,
लेकिन वो कोई क्या कहते हैं निरंकुश शासक नहीं था। उसे कबीले की सभाओं यानी सभा और समिति की सलाह पर चलना पड़ता था। एक तरह से ये सलाह मशवरे पर आधारित राजतंत्र था। और उनका ईश्वर से क्या रिश्ता था? वो किसकी पूजा करते थे? वे प्रकृति की शक्तियों से सीधे बात करते थे। कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति नहीं। वे जिसे प्रकृतिवादी बहुदेववाद कहते हैं, उस पर विश्वास करते थे। इंद्र, जो बारिश और युद्ध के देवता थे, उन्हें पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला कहा जाता था। अग्नि, जो आग के देवता थे, वो इंसानों और देवताओं के बीच मध्यस्थ माने जाते थे। और सोम, जो एक पौधे का रस और देवता दोनों थे। वे यज्ञ करते थे, लेकिन ये यज्ञ प्रकृति को धन्यवाद देने का एक सीधा साधा तरीका था। तो कुल मिलाकर एक ऐसा समाज जो गतिशील है, लचीला है। हाँ, और प्रकृति से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। और जहां सामाजिक ढांचा जन्म से नहीं, कर्म से तय होता है। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। हाँ, और ये मोड़ इतना बड़ा है कि उसने सब कुछ बदल दिया। लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास एक नई तकनीक सामने आती है, लोहा। ऋग्वेद के लोग तांबे और कांसे से तो परिचित थे, लेकिन लोहे ने, जिसे ग्रंथों में कृष्ण अयस या श्यामयस कहा गया है, उसने खेल के नियम ही बदल दिए। एक धातु ने पूरी सभ्यता को कैसे बदल दिया? मतलब एक बेहतर कुल्हाड़ी से समाज में महिलाओं के अधिकार कैसे कम हो सकते हैं? ये कनेक्शन क्या है? यही इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। लोहे की मजबूत कुल्हाड़ियों से गंगा यमुना के जो घने जंगल थे, उन्हें साफ करना आसान हो गया। लोहे के फाल वाले हल से गहरी जुताई संभव हुई। नतीजा, लोग अब पंजाब के मैदानी इलाकों से पूरब की ओर बढ़े और स्थायी रूप से बसने लगे। घुमंतु जीवन खत्म हुआ और कृषि प्रधान समाज की शुरुआत हुई। अब पशुधन नहीं, जमीन सबसे बड़ी संपत्ति बन गई। और जैसे ही जमीन सबसे कीमती चीज बनी, उसे नियंत्रित करने और अगली पीढ़ी को सौंपने का सवाल खड़ा हो गया होगा। बिल्कुल, और यहीं से सारे बदलाव शुरू हुए। जमीन पर अधिकार का मतलब था कि समाज को स्थायी और व्यवस्थित होना पड़ेगा। अब वर्ण व्यवस्था, जो पहले पेशे पर आधारित थी, उसे जन्म पर आधारित कर दिया गया, ताकि भूमिकाएं तय हो जाएं। ब्राह्मणों का काम ज्ञान और कर्मकांड, क्षत्रियों का शासन और युद्ध, वैश्यों का व्यापार और कृषि, और शूद्रों का काम इन तीनों वर्णों की सेवा करना। ये व्यवस्था अब लचीली नहीं रही, बल्कि कठोर और वंशानुगत हो गई। और महिलाओं की स्थिति में जो गिरावट आई, उसका इससे क्या लेना देना था? देखिए, जब संपत्ति और विरासत का सवाल उठता है, तो वंश की शुद्धता का सवाल भी उठता है। पितृसत्तात्मक समाज में जमीन का वारिस बेटा होता था, इसलिए महिलाओं की स्वतंत्रता को नियंत्रित करना जरूरी हो गया, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वारिस शुद्ध है। उन्हें सभाओं से बाहर कर दिया गया, उनकी शिक्षा सीमित हो गई, और उनका मुख्य कर्तव्य घर और संतानोत्पत्ति तक सीमित हो गया। तो हाँ, एक बेहतर कुल्हाड़ी ने अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं के अधिकार छीन लिया। इसी दौर में गोत्र व्यवस्था भी आई, जो एक ही पूर्वज के वंशजों के बीच शादी को रोकती थी। ये भी वंश और विरासत को नियंत्रित करने का एक और तरीका था। ये तो एक जबरदस्त सामाजिक बदलाव है। राजनीतिक और धार्मिक दुनिया में भी इसका असर दिखा होगा। असर बहुत गहरा था। राजनीति में कबीले का मुखिया अब राजा से सम्राट बनने लगा। छोटे जन मिलकर बड़े जनपद बन गए। अब राजा अपनी शक्ति दिखाने के लिए राजसूय, वाजपेय और अश्वमेध जैसे विशाल और खर्चीले यज्ञ करने लगा। ये यज्ञ महीनों तक चलते थे, और ये सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं थे, बल्कि राजनीतिक शक्ति का खुला प्रदर्शन था। और देवताओं की दुनिया में क्या हलचल हुई? क्या इंद्र अब भी सबसे बड़े देवता थे? नहीं, जब जीवन का केंद्र युद्ध और घूमना फिरना नहीं रहा, तो इंद्र का महत्व वो कम हो गया। अब समाज को स्थिरता और सृजन की जरूरत थी। तो प्रजापति यानी सृष्टिकर्ता और रुद्र, जिनका रूप बाद में शिव में विकसित हुआ, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। धर्म भी बदल गया। पहले के जो सीधे साधे यज्ञ थे, वो बेहद जटिल कर्मकांडों में बदल गए, जिन्हें सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते थे। और सबसे बड़ा बदलाव, जो प्रारंभिक काल में बिल्कुल नहीं था, मूर्ति पूजा और बड़े पैमाने पर पशु बलि की शुरुआत हुई। धर्म अब ज्यादा संगठित, खर्चीला और हायरार्किकल हो गया था। ये हैरान करने वाली बात है कि एक तरफ समाज इतना कठोर और कर्मकांडों में जकड़ता जा रहा था, और वहीं दूसरी तरफ, जैसा कि स्रोत बताते हैं, ज्ञान और दर्शन की एक समानांतर धारा भी बह रही थी। मेरा मतलब उपनिषदों से है। हाँ, ये उस युग का सबसे बड़ा विरोधाभास है।
एक तरफ ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ और कर्मकांडों को जटिल बनाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ उपनिषद, जिन्हें वेदांत यानी वेदों का अंत भी कहते हैं, वो इन कर्मकांडों पर सवाल उठा रहे थे। वो आत्मा, ब्रह्म, जन्म मृत्यु के चक्र और मोक्ष जैसे गहरे दार्शनिक सवालों की पड़ताल कर रहे थे। और इन्हीं उपनिषदों से कुछ ऐसे विचार निकले हैं जो आज भी भारतीय सोच का एक बड़ा हिस्सा है। सत्यमेव जयते का जिक्र है, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। बिल्कुल। और महाउपनिषद से वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है का विचार आया। सोचिए, एक ऐसा समाज जो वर्णों और गोत्रों में सख्ती से बंट रहा है, उसी समाज के भीतर कुछ विचारक पूरी दुनिया एक परिवार है जैसा क्रांतिकारी विचार दे रहे हैं। इसी तरह जाबालो उपनिषद में पहली बार जीवन के 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास का एक साथ जिक्र मिलता है। ये जीवन को एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देखने का नजरिया था। और सिर्फ उपनिषद ही नहीं, दर्शन के 6 अलग-अलग विचारधाराओं का भी जन्म हुआ। यह तो उस दौर की बौद्धिक बेचैनी को दिखाता है। निश्चित रूप से ये 6 दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, दिखाते हैं कि लोग सिर्फ कर्म कांडों से संतुष्ट नहीं थे। वे दुनिया को समझने के लिए तर्क, विज्ञान और दर्शन का सहारा ले रहे थे। कणाद का वैशेषिक दर्शन तो परमाणु सिद्धांत तक की बात करता है। तो उस दौर में एक जबरदस्त बौद्धिक मंथन चल रहा था। कर्मकांड और ज्ञान के बीच एक रस्साकशी चल रही थी। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें, तो ये एक ऐसे समाज की यात्रा है जो लगभग 900 सालों में अपनी आत्मा ही बदल लेता है। एक अर्ध घुमंतु पशुपालक समाज जहां सामाजिक ढांचा लचीला था और महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, वो एक स्थायी कृषि प्रधान समाज में बदल गया जहां एक कठोर वंशानुगत और श्रेणीबद्ध व्यवस्था हावी हो गई। और अगर हम इसे और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संरचनाएं बनी, वही आने वाली सदियों के भारतीय इतिहास की नींव बनी। वर्ण व्यवस्था की कठोरता, राजतंत्र की शक्ति और कर्मकांडों का महत्व, इन सभी चीजों की जड़ें हमें इसी दौर में मिलती हैं। लेकिन साथ ही उपनिषदों का गहरा दार्शनिक चिंतन भी हमें इसी दौर की देन है। ये एक जटिल विरासत है। सच में, एक लचीले समाज से एक कठोर समाज की ओर का सफर, लेकिन उस कठोरता के भीतर ही विद्रोह के बौद्धिक बीज भी मौजूद थे। और इसी जटिलता से जुड़ा एक विचार है हमारे श्रोताओं के लिए। उस दौर के ग्रंथों में 8 अलग-अलग तरह के विवाहों का वर्णन मिलता है। एक तरफ है ब्रह्म विवाह, जिसे आज हम अरेंज मैरिज कहते हैं। दूसरी तरफ है गांधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह। और तो और राक्षस विवाह का भी जिक्र है, जो अपहरण द्वारा होता था। सवाल यह है कि एक समाज जो इतनी तेजी से कठोर नियमों में बंध रहा था, वो विवाह जैसी संस्था को इतनी विविधता और मान्यता क्यों दे रहा था? ये हमें उस समाज की उन जटिलताओं के बारे में क्या बताता है, जिन्हें हम अक्सर इतिहास के सीधे साधे खाकों में नजरअंदाज कर देते हैं।